फैमिली में ऐसे लोग होते हैं। अंदर एक सर्वेंट आता है और बताता है कि प्रेसिडेंट चिन उसे मिलना चाहते हैं। वह माफी मांगती है और ली से इंतजार करने को कहती है। ली मान जाता है। तभी एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है और एक आदमी सामने आता है। पूछता है कि ली कौन है। ली अल्टीमेट शैडो आई से जांच करता है और देखता है कि वह ए रैंक फाइटर है। स्किल्स आई ऑफ डिटरेंस, फियर पैदा करता है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है, और फ्यूरियस थंडर, लाइटनिंग पावर और स्टैट्स बढ़ाता है। लियाई समझ जाता है कि यह ओपोनेंट खतरनाक है। वह सम्मान से कहता है कि शायद कोई गलतफहमी है क्योंकि वह सिर्फ माइनर है, लेकिन मेंटल अटैक उसे घिनौना लगता है और शैडो एनहांसमेंट भी इसके खिलाफ बेअसर रहता है। आदमी शॉक हो जाता है तो आई ऑफ डिटरेंस ली को डरा नहीं पाता। शक में वह सीधे पावर बस्ट करता है। ब्लो लगता है लेकिन ली हिलता तक नहीं। आदमी अविश्वास में देखता है, इतना तो कम से कम बी रैंक ही सह सकता है। वह ली से असली मकसद कबूल करने को कहता है। उसी पल सीने आती है, आदमी का कान पकड़ती है और उसे डांटते हुए घसीट ले जाती है। चिन शाओशांग नरम आवाज में कहता है कि गेस्ट्स के सामने पिता का सम्मान करो। वह पलटकर कहती है कि बिना डिग्निटी वाले आदमी को सम्मान नहीं मिलना चाहिए और उसे उसके दोस्त को परेशान न करने का आदेश देती है। लेई समझ जाता है कि यही चिन शाओशांग है। वह ली से माफी मांगता है, मानता है कि वह उसकी बेटी के पास आने वालों पर शक करता है। लेई शांत स्वर में कहता है कि पिता का ऐसा करना स्वाभाविक है। इन्हीं उसे अंदर बुलाती है। बाहर खिड़की से चिन शाओशांग उन्हें देखता है, यकीन कर लेता है कि लड़के की उसकी बेटी में रुचि है और ठान लेता है कि वह उसे किसी को नहीं लेने देगा। उसके शब्द मुंह से निकल जाते हैं जिससे सीनी चिढ़कर उसे बाहर जाने को कहती है। बाद में वह शॉन के सामने बैठता है। वह उसे 5 मिलियन वाला कार्ड देती है और बताती है कि ग्रेट सोर्ड का मटेरियल स्पेशल है, इसलिए फाइनल प्राइस अप्रेजल के बाद तय होगी। लेई कहता है कि यह ठीक है, लेकिन जोड़ता है कि वह असल में किसी और चीज के लिए आया था। वह उसे एक फ्रैगमेंट दिखाता है और पूछता है कि क्या उसे पता है ऐसे और टुकड़े कहाँ मिल सकते हैं। वह उसे ध्यान से देखती है और बताती है कि दूसरे डायमेंशन से आए ये अजीब फ्रैगमेंट्स पहले काफी आम थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कोई इन्हें लगातार खरीदता जा रहा है, जिस वजह से अब ये रेयर हो गए हैं। वह सलाह देती है कि वह लॉन्ग मैन 3rd स्ट्रीट की ऑक्शन चेक करे, वहां शायद उसे एक मिल जाए। हमारा लड़का उसका शुक्रिया अदा करता है और एंट्रोपिक उसके दिमाग में फुसफुसाता है कि शायद इसका रिश्ता उन्हीं लोगों से है जिनसे वे पहले टकरा चुके हैं। कोई न कोई इन फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा कर रहा है। कहीं और एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को ले के बारे में रिपोर्ट देता है कि 20 साल का ये माइनर कुछ दिन पहले तक सिर्फ ई रैंक असेंडेंट के रूप में क्लासिफाइड था। उसके शरीर में कोई स्पेशल एनर्जी डिटेक्ट नहीं हो सकी थी, इसलिए उसे हमेशा ऑर्डिनरी समझा गया। प्रेसिडेंट चिन यह सुनकर सोच में पड़ जाता है कि इतने कम समय में ई रैंक से सी रैंक तक पहुंचना सस्पिशियस है। या तो वह शुरू से ही अपनी ताकत छुपा रहा था या फिर हाल ही में कुछ असामान्य हुआ है। इससे पहले कि वह और सोचे, उसका फोन बजता है। वह कॉल उठाता है और एक पुराने परिचित की आवाज पहचान लेता है। कॉल करने वाला हुआ बिना समय गंवाए पूछता है कि क्या उसकी बेटी ने जो ग्रेट सोर्ड्स पहले भेजी थीं, उनमें से कुछ अभी भी बची हैं। प्रेसिडेंट बताता है कि उसे यकीन नहीं है और पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों है। वो जोर देकर कहता है कि वह तुरंत चेक करे और जितनी हो सब ले लेगा। प्रेसिडेंट हंसते हुए कहता है कि इतने पुराने फॉक्स का अचानक इतना इंटरेस्ट दिखाना किसी गहरे कारण की ओर इशारा करता है। वो डिटेल्स नहीं देता, बस इतना बताता है कि सोर्ड का मटेरियल उनकी आर्मी की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। यह बात प्रेसिडेंट के मन में अटक जाती है। लेई की ताकत रहस्यमयी है, बैकग्राउंड साफ नहीं और उसके बनाए वेपन्स भी असाधारण हैं। उसके बारे में कुछ भी समझना आसान नहीं। उधर कहीं और हमारा लड़का खुद सोच में डूबा हुआ है, सामान और मटेरियल से घिरा हुआ। उसे शक होता है कि कहीं इनमें हिडन फ्रैगमेंट्स तो नहीं है। तभी वही इरिटेटिंग कपल उसका ध्यान खींच लेता है। उसकी ग्रीडी एक्स, जो पहले चिंतांग में काम करती थी, फिर से जो से चिपकी हुई है। वह उसे समझाती है कि उसका अब चिंतांग से कोई लेना देना नहीं है। उसने चिन कॉर्पोरेशन की नौकरी भी छोड़ दी है ताकि उससे दूरी बना सके। जो उसे अपने और करीब खींचता है और ऐलान करता है कि अब से वही उसका ख्याल रखेगा। वह उसके सीने में पिघल जाती है, उसकी तारीफ करते हुए कि वह कितना अच्छा है। जो गर्व से मुस्कुराता है, लेकिन उसकी नजर हमारे माइनर पर पड़ते ही इरिटेशन चमक उठती है। उसे ख्याल आता है कि क्या ब्लड पैंथर ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। जो आगे बढ़कर पूछता है कि एक मामूली माइनर अंदर कैसे घुस आया। वह उनकी पिछली मुठभेड़ याद दिलाता है जब उसने बिना मेहनत उसे थप्पड़ मारा था। प्रेशर की एक लहर छोड़ते हुए जो उसे दूर रहने की चेतावनी देता है। माहौल टेंस हो जाता है। तभी ब्रदर बाओ आ जाता है। वह जो का मजाक उड़ाता है कि वह ब्लैक पैंथर गैंग के लिए शर्मिंदगी है। फिर हमारी तरफ मुड़ता है। वह ऐलान करता है कि उसके सबऑर्डिनेट को थप्पड़ मारना पूरी गैंग का अपमान है। कंधे पर भारी हाथ रखते हुए बाओ उसे घुटने टेक कर माफी मांगने का आदेश देता है। उसकी ताकत से जमीन में दरार पड़ जाती है, जरा भी नहीं हिलता और जवाब देता है कि घुटने टेकना सिर्फ बाओ के सपनों में होगा। बाओ हैरान होकर मानता है कि उसने उससे ऐसी टफनेस की उम्मीद नहीं की थी। जो
गुस्से में फुफकारता है और उसे बेकार माइनर कहता है जिसे अपनी औकात नहीं पता। तभी सेन अपने सबॉर्डिनेट के साथ पहुंचती है। वह आगे बढ़कर गैंग को याद दिलाती है कि यह ड्रैगन गेट्स 3rd स्ट्रीट है। अगर वे पैसे खर्च करने आए हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर हंगामा करने आए हैं तो वह बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके शब्द बाव को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वह पीछे हटता है, फिलहाल मामला छोड़ने का फैसला करता है और अपने लोगों को ऑक्शन की ओर जाने का आदेश देता है। सब शांत होने पर सीएन उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, और वह भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। जाते जाते बाव बड़बड़ाता है कि उसका बैकग्राउंड समझ से बाहर है और सोचता है कि वह उसके सर्कल में कैसे आ गया, जो अभी भी कड़वाहट से भरा। बताता है कि यही माइनर वह है जिसने वह ट्रेजर्ड सोर्ड चुरा ली थी जो उसके लिए थी, और जिसने ब्लैक पैंथर गैंग को खत्म करने की डींग भी हाँकी थी। बाव उसे कॉलर से पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या यह सच है। शू जोर देकर कहती है कि हाँ। उसी पल क्वाई आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। बाव समझाता है कि यही लड़का पिछली बार ब्लड पैंथर का टारगेट था, फिर भी किसी तरह जिंदा है। वह सीधे लाई की ओर इशारा करता है, शक जताते हुए कि शायद ब्लड लेपर्ड को मारने वाला यही हो, जो तुरंत इसे खारिज करता है। कहता है कि एक ई रैंक कमजोर माइनर उनके सेकंड इन कमांड को कैसे हरा सकता है। इस बीच हमारा लड़का क्वाई को ध्यान से देखता है और क्वाई भी उसे देखता है। सोचता है कि यह चेहरा उस कमजोर लड़के जैसा है जिसे वह पहले जानता था, और हैरान होता है कि ऐसा वीकलिंग ताइथी के साथ कैसे उलझ गया। लाई उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। वह बताती है कि उसके पिता ने अचानक उसे बुलाया। वह उसे भरोसा दिलाती है कि जब तक वह यहाँ है कुछ नहीं होगा। क्वाई उन्हें नोटिस करता है और मानता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ उससे टकराएगा। वह ध्यान हटाते हुए कहता है कि वह सिर्फ एक माइनर है जो कर्ज चुकाने के लिए माइंस में काम करने को मजबूर है, इसलिए एनजी ग्रुप जैसे हाई लेवल लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं हो सकता। क्वाई कबूल करता है कि पेरेंट्स वाले मामले का फैसला ऊपर से आया था। वह मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं थी, उसकी बातों की कोई कीमत नहीं थी। हमारा लड़का उसे सुनता है, यह समझते हुए कि वह जिम्मेदारी से हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। वह उसे बताता है कि उसे अंकल हाउ से सच्चाई पता चल चुकी है। वो बीच में टपक पड़ता है और कहता है कि उसे सबक सिखाने की जरूरत है, लेकिन क्वाई उसे रोक देता है, यह बताते हुए कि यह इलाका चिन शवांग का है और पब्लिक क्लैश करना बेवकूफी होगी। फिर भी बात साफ है, उसने एक लाइन क्रॉस की है और किसी को चुपचाप उसे संभालना होगा। बाव खतरनाक मुस्कान के साथ तुरंत इंतजाम करने का वादा करता है। इस बीच वह उसे ऑक्शन शुरू होने से पहले अपने पिता से मिलने ले जाती है। हॉल में शाम की अनाउंसमेंट गूंजती है और वह उसे बताती है कि वह ऑक्शन देखेगी और अगर उसे वह चीज दिखी जो वह चाहता है तो सिग्नल देगी। वह उसका शुक्रिया करता है और भीड़ पर नजर रखते हुए आगे बढ़ता है। अंदर प्रेसिडेंट उस वेपन का जिक्र करता है जो उसने पिछली बार कमीशन की थी और पूछता है कि क्या और भी हैं। वह सब कुछ खरीदने के लिए बड़ी रकम ऑफर करता है। हमारा लड़का सोचता है कि प्रेसिडेंट खास तौर पर उस एंट्रोपिक क्लैन वेपन में दिलचस्पी रखता है, इसी वजह से इतनी ईगरनेस है। वह तय करता है कि थोड़ा रोक कर रखेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रेयर पीसेस दिखाने से खतरनाक ध्यान खींच सकता है और कीमत भी गिर सकती है। वह शांति से बताता है कि उसे एक संयोग से मिली थी और उसके पास 2 और स्टॉक में है। बिडिंग शुरू होती है। ऑक्शनियर आइटम नंबर्स और स्टार्टिंग प्राइसेस अनाउंस करता है। हॉल ऑफर्स से गूंज उठता है। हमारे लड़के का दिल खुशी से उछलता है जब प्लेटफॉर्म पर एक फ्रैगमेंट आता है, प्रूफ कि ये अजीब अदर वर्ल्ड पीसेस सच में यहाँ हैं। वह अपने फंड्स चेक करता है, करीब 70 मिलियन, और उसी के भरोसे लॉट जीतने का इरादा करता है। शुरुआती बिड्स धीरे धीरे बढ़ती हैं, फिर एक राइवल कीमत तेजी से बढ़ा देता है, 30 मिलियन डालता है माहौल टटोलने के लिए, लेकिन दूसरा बायर तुरंत मैच कर देता है। गैंग लीडर्स फुसफुसाते हैं और इशारा करते हैं, चैलेंजर को ट्रबल समझते हुए। एक लीडर और ऊंची बोली लगाता है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। एलईआई 60 मिलियन की बोली लगाकर सबको डराने की कोशिश करता है। श्यांग त्योरी चढ़ाकर चेतावनी देता है कि कीमत हाथ से निकल रही है और कोई जानबूझकर वैल्यू बढ़ा रहा है ताकि राइवल्स को कुचला जा सके। हमारा लड़का इस चाल से झुंझला जाता है और सोचता है कि 2 बड़े कैंप्स, चिन ग्रुप और एनजी ग्रुप में से किसके पास ज्यादा गहरे पॉकेट्स हैं। प्रेसिडेंट चिनशिया याद दिलाता है कि यह उसका एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन सवाल करता है कि वह मदद क्यों करे। इसी बीच बायर नंबर 2 70 मिलियन की बोली लगाता है और क्वाई दूर से यह सब देखता है। लई अपनी वेपन्स की ओर एक उंगली से इशारा करता है, जिससे वे मटीरियलाइज हो जाती हैं। चिन शाओसंग दोनों आइटम्स को पिछले प्राइस पर खरीदने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि ली के पास मौजूद थोड़े से पैसे ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए काफी नहीं होंगे। प्रेसिडेंट को भरोसा दिलाया जाता है कि जब ली ने यह दावा किया है तो वह जरूरी क्वांटिटी जरूर पेश करेगा। इससे चिन सोच में पड़ जाता है कि शायद इस यंग मैन के पास उससे कहीं ज्यादा वेपन्स हैं जितना उसने दिखाया है। जब 70 मिलियन की बोली पूरी होने वाली होती है, चियन ली यी का हाथ पकड़कर उसे आगे खींचती है और जल्दी करने को कहती है, इससे पहले कि वह बुरा आदमी आइटम छीन ले। एलईआई अपने मन में सोचता है कि उसे सच में सुपर रिच लोगों की दुनिया समझ नहीं आती, जहां 100 मिलियन सिर्फ पॉकेट चेंज
चेंज होता है। वह अपनी बोली बढ़ाता है और 100 मिलियन पुकारता है। बायर नंबर 9 अब 100 मिलियन की बोली लगा चुका होता है। तभी क्वाई अचानक 200 मिलियन की काउंटर बोली लगाता है। यह सोचकर कि यह फ्रैगमेंट उनकी ग्रुप की सीक्रेट प्रोजेक्ट